नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस के प्रथम खंड की चौथी यूनिट। इस यूनिट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा एक निवेदन आप ज़रूर ध्यान में रखें। इस बार बोर्ड की परीक्षा में इस यूनिट का जो स्कोर है सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी इस यूनिट को 20 नंबर का कर दिया गया है। यूनिट नंबर 3 हटाने के पश्चात इस यूनिट को 20 नंबर का करने से इस यूनिट के क्वेश्चंस को आप बहुत सावधानी से समझें। चलिए हम बात करते हैं पहले अध्याय के जो प्रश्न हैं। ये अध्याय आपके है नियोजन, विकास और नीति आयोग से संबंधित। इसका पहला क्वेश्चन हम देखें तो ये है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये सभी को पता है नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। तो ब ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है ये प्रश्न। इसका राइट आंसर रहेगा एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया ने अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत ज़्यादा पुस्तक लिखी हैं, इनमें से बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। तो ध्यान देना, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स में राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री से संबंधित एक ही कॉलम है ब, तो इसमें राइट आंसर रहेगा राजस्थान के मुख्यमंत्री। अन्य राज्य के मुख्यमंत्री का भी यहाँ विकल्प रहता तो वो भी सही रहता। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है वर्तमान में हमारे देश में नियोजन का कार्य कौन सी संस्था कर रही है। तो वर्तमान में नियोजन के काम में जो सबसे बड़ी संस्था देश के लिए काम कर रही है वो है नीति आयोग। ध्यान देना, नीति आयोग से पहले यानी 2015 से पहले ये काम कौन सी संस्था करती थी, योजना आयोग, जिसको अब हटा के यानी इसको परिवर्तित करके नीति आयोग के रूप में चालू कर दिया है। इसके बाद में अगला जो अध्याय है ये आपके पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित अध्याय है। इसका पहला प्रश्न हम देखें, ये है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये है 16 सितंबर। ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। इसके बाद में अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो ये COP21 2015 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। और अभी आप ध्यान में रखें COP24 का आयोजन भी हो चुका है 2018 में, ये पोलैंड में हो चुका है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है। धात्विक खनिज इनमें से रॉक फॉस्फेट है, यानी स ऑप्शन जो है सही रहे। जिप्सम, ग्रेनाइट और जस्ता ये हैं अधात्विक खनिज। इसके बाद में अगला अध्याय देखें तो इसके अंदर
जो पहला क्वेश्चन है ये अध्याय भारत और वैश्वीकरण से संबंधित है। इसका पहला क्वेश्चन देखें हम, ये है वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है बाजारोन्मुखी अवधारणा, ये तो सही बात है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 1960 में हुई, ये सही नहीं है। इसकी शुरुआत कब होती है? 1991 में हुई है, ये ध्यान में रखें। 1991 में जब भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय ये वैश्वीकरण का दौर प्रारंभ हुआ था। तो ये जो ऑप्शन है ये सही माना जाएगा। ब ऑप्शन जो है यानी सत्य नहीं की श्रेणी में, यानी राइट आंसर रहेगा ब। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। ध्यान देना, इन्होंने क्या पूछा है? सही है। तो इसमें देखें, विभिन्न देशों के समाजों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये बात उचित नहीं है। वैश्वीकरण का सभी देशों पर समान प्रभाव रहा है, ये भी यहाँ उचित नहीं है। वैश्वीकरण का प्रभाव राजनीतिक दायरे तक सीमित है, ये भी सही नहीं माना जाएगा। इसके बाद में वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सांस्कृतिक समरूपता आती है। तो ये जो है कथन ये सही है, यानी ऑप्शन जो है द सही रहेगा इसका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें देखें, पहला ऑप्शन, इसका एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। तो ये पहला ऑप्शन ही जो है वो उचित है, तो राइट आंसर रहेगा ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन छांटना है हमको। तो इसमें देखें, पहला, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, ये तो ठीक नहीं है। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, ये भी उचित नहीं है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, ये भी उचित नहीं है। फिर वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, ये जो है ये राइट है। तो द ऑप्शन जो है यहाँ सही रहेगा। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें क्या पूछा है? गलत कथन पूछा गया है। बाकी सारे कथन सही हैं, एक कथन जो है गलत है। तो पहला हम देखें, वैश्वीकरण के पक्षधरों का तर्क है कि इससे आर्थिक विकास की समृद्धि बढ़ती है, ये तो ठीक है। दूसरा, वैश्वीकरण के समर्थक मानते हैं कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ये भी सही है। इसके बाद में तीसरा यानी स ऑप्शन है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ये मेल नहीं खाने वाली चीज़ है। तो यहाँ यही राइट रहेगा आंसर, यानी ये असत्य की श्रेणी में है और आंसर स जो है वो सही रहेगा। इसके पश्चात जो अगला अध्याय है, ये अध्याय नवीन सामाजिक आंदोलनों से संबंधित है। तो इसके क्वेश्चन देखें हम। पहला क्वेश्चन है, भारत में सुधारवादी आंदोलन का एक उदाहरण हम देखें तो सुधारवादी आंदोलन की श्रेणी में बेटी बचाओ आंदोलन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ये सुधारवादी की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। नक्सली, बोडो, कावेरी जल विवाद सुधारवादी के रूप में बेटी बचाओ आंदोलन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषक अधिकार आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा इसमें ऑप्शन जो है नहीं है, ये हमको नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें किसान संघ जो जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन भी जुड़े हुए हैं, सेतवारी संगठन ये भी किसानों से जुड़ा हुआ संगठन है, प्रजामंडल आंदोलन है ये किसानों से जुड़ा हुआ नहीं, ये भारत की आज़ादी के समय
राजस्थान में जो आंदोलन हुआ था ये संबंधित रियासत में प्रजामंडल के नेतृत्व में, तो ये प्रजामंडल आंदोलन है, किसानों से संबंधित नहीं, तो द ऑप्शन जो है यहाँ राइट रहेगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वनवासी कल्याण परिषद एक क्या है? वनवासी कल्याण परिषद एक गैर सरकारी संगठन, यानी ये एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन, जिसको हम एनजीओ भी बोलते हैं। इसके बाद में जो अगला लेसन है ये सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित लेसन है। इसके क्वेश्चन हम देखें तो इसका पहला क्वेश्चन है, सामाजिक और आर्थिक न्याय के संबंध में संविधान के किस भाग में व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा भाग 4 में। भाग 4 में आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के संबंध में बातें की गई हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सामाजिक न्याय की अवधारणा से मेल नहीं खाता है? तो देखो, इसमें यह मानवाधिकारों का पोषण करता है, ये भी ठीक है। ये स्वतंत्रता, समानता व न्याय पर बल देता है, ये भी ठीक है। ये जातिगत भेदभाव को बढ़ाता है, ये मेल नहीं खा रहा, तो स ऑप्शन जो है वो सही रहेगा यहाँ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से शोषित व हाशिए पर स्थित लोगों के उत्थान हेतु संविधान में कौन सा विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये जो शोषित लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उनके लिए संविधान में आरक्षण की बात की गई, यानी आरक्षण से वो अपना स्तर ऊंचा उठा पाएंगे, तो ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा यहाँ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 16 है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो इसमें देखना, यहाँ पर 2 तिथियां हैं, कन्फ्यूजन कर सकती हैं। एक है 4 अगस्त 2009, इस दिन ये संसद में पास हुआ था, और 1 अप्रैल 2020 को ये लागू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभावी की तिथि जो है उसको संसद में जब ये अधिनियमित हो गया है उसी से माना जाएगा, तो ब ऑप्शन यानी 4 अगस्त 2009 जो है ये माना जाएगा, यानी ब ऑप्शन जो है सही रहेगा। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है ये है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, ये कथन किसका है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसके पश्चात अंतिम जो क्वेश्चन है, महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद में अवलंबित यानी पेंडिंग है? ये है 108 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, जो पास नहीं हुआ है संसद में, अभी भी लंबित ही है ये। तो साथियों, ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए परीक्षा में बहुत मदद करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे वीडियो समय समय पर आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।